सुहाग रात की अगली सुबह ठंड के मौसम में मोहिनी अंगड़ाइयां लेते हुए बिस्तर से नीचे उतरी। उसका पति विक्रम अभी तक सो रहा था। वाह, कितना सुंदर है ये। मैं तो बादलों में हूँ। ये तो पूरा स्वर्ग मिल गया मुझे। हाय, ऐसा ससुराल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी बादलों में से उड़ती हुई एक परी आई। ससुराल की पहली सुबह मुबारक हो महारानी, आपका दिन शुभ हो। अब मैं चलती हूँ। मोहिनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक उसके पास ही एक बादलों का ढेर आ गया। मोहिनी ने बादलों को छुआ और उसे छूते ही वो बादलों पर बैठ गई। बादलों पर बैठकर ही वो उड़ने लगी। ऐसा सुख तो मेरी किसी भी सहेली को नहीं मिला होगा। मैं कितनी गरीब थी। मेरी जिंदगी में जादुई बादलों का ससुराल होना किसी सपने से कम नहीं है। तभी उसके सामने चंदा मामा आ गए। कैसी हो मेरी भांजी? अरे चंदा मामा, आप? मैंने तो सुना था आप रात में निकलते हो। आप दिन में कैसे आ गए? रात में तो मैं बाकी लोगों के लिए निकलता हूँ। मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम दिन रात जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ठीक है, चलिए। चंदा मामा ने मोहिनी को अपनी गोद में ले लिया। अब वो चांद पर ही बैठी थी। चंदा मामा उड़ते उड़ते उसे सबसे पहले सूरज के पास लेकर चले गए। कैसी है मेरी भतीजी? बादलों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सूरज चाचू, आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से कुल का पिंड मेरी खोपड़ी पर गिरेगा और मेरी नींद खुल जाएगी? अरे नहीं मोहिनी, ये जीती जागती सच्चाई है। तुम सच में बादलों की दुनिया में आ चुकी हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हें कोई भी ग्रह परेशान करे तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं सबको जलाकर खाक कर दूंगा। फिलहाल तो तुम्हारे लिए चंदा मामा ही काफी है। मुझे बीच में ना ही आना पड़े तो ही ठीक है। चलो मोहिनी, अब मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता हूँ। चंदा मामा मोहिनी को लेकर बृहस्पति ग्रह के पास चले गए। बृहस्पति ग्रह के पास पहुँचते ही इतनी तेज तूफान आया कि मोहिनी बादलों सहित अपने बिस्तर पर विक्रम के पास जाकर गिरी। क्या कर रही हो मोहिनी? तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें बादलों की दुनिया में रहने का अवसर मिला है और तुम मुझे सुबह सुबह सोने नहीं दे रही हो। विक्रम, इतनी अच्छी दुनिया में आकर तुम सो रहे हो? पता है, सुबह सुबह चंदा मामा मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गए थे। मैं सूरज चाचू से मिलकर आई हूँ। पता है आपको? विक्रम नहाने के लिए झरने के नीचे चला गया। मोहिनी जब अपनी सास के कमरे में गई तो वो पहले से ही नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। सासू माँ, मैं आपको जगाने ही आ रही थी, आप तो पहले ही उठ गई। बहू, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अच्छे से इस बादलों की दुनिया में रह लेते हैं, उसके बाद तो हमें अपनी गरीबी में ही जाना है। ये क्या कह रही हो सासू माँ? क्या मेरी बादलों की ससुराल सिर्फ 2 दिनों की है? हाँ बहू, तू भूल गई क्या? ठीक है, मैं तुझे फिर से याद दिला देती हूँ। बेटा, हम लोग बहुत गरीब थे। एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। तेरी नई नई शादी हुई थी और बाहर कोहरा गिर रहा था, बर्फ गिर रही थी। सुहाग रात की अगली सुबह जैसे ही तूने घर का दरवाजा खोला वैसे ही बाहर तेज तूफान आ रहा था। सारे लोग उड़ उड़कर इधर उधर गिर रहे थे। लोगों के घर तबाह हो रहे थे। फिर भी तू बिना डरे उन्हें बचाने के लिए निकल गई। अरे वाह, बाहर कोहरा तो ऐसे गिर रहा है जैसे कि कोई स्वर्ग हो। ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों की दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन ये क्या, इतनी तेज तूफान में सारे गांव के लोग इधर और उधर उड़े जा रहे हैं। लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं। मुझे सबको बचाना होगा। तभी मोहिनी ने देखा कि एक बच्ची उड़कर नीचे खाई में गिरने जा ही रही थी, लेकिन मोहिनी ने उस बच्ची को बचा लिया और खुद खाई में गिर गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी उस खाई में बहुत सारे बच्चे गिरते हुए आए जो मोहिनी के ऊपर ही गिर गए। दीदी, पूरा गांव उड़ गया, हम लोग खाई में गिर गए। अब हम लोग मर जाएंगे ना? नहीं बच्चों, ना ही मैं तुम लोगों को मरने दूंगी और ना ही इस गांव को कुछ होने दूंगी। सबको ऊपर लेकर चलूंगी। मोहिनी ने उन सभी बच्चों को अपनी साड़ी में बांध लिया और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगी। तूफान मोहिनी को ऊपर नहीं आने दे रहा था, लेकिन मोहिनी की हिम्मत के आगे वो तूफान भी उसे हरा न सका और अंततः मोहिनी उन बच्चों को बचाकर फिर से ऊपर पहाड़ी पर बने गांव में आ गई। बिटिया, तुमने तो आज वो काम कर दिया जो इस गांव के मर्द भी नहीं कर सके। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ, गांव वालों, आप लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जाओ और अपने घरों को ठीक करो। मोहिनी, माँ, चलो मेरे साथ। विक्रम, मोहन और उसकी माँ सड़क पर आ चुके थे। उनका घर टूट चुका था।
धीरे धीरे रात हो गई और वो किसी जंगल में तंबू बनाकर रहने लगे। विक्रम, हमने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया, फिर हमारे साथ ही अच्छा क्यों नहीं हुआ? उन गांव वालों ने हमारे बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम कहाँ रहेंगे। ऊपर वाले, क्या यही है तेरा न्याय? तभी वहां पर इंद्रदेव प्रकट हुए। विक्रम, मोहिनी और उसकी सास ने हाथ जोड़ लिए। हे इंद्रदेव, इतना भयंकर तूफान लाने की क्या जरूरत थी, जिसमें हमारा घर और परिवार ही उजड़ गया? हे देवी, मैं कुछ भी नहीं करता। जो कुदरत का नियम है स्वयं घटित होता है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। बिना अपनी जान की परवाह किए अपने गांव को बचाया। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आप तो इंद्रदेव हो ना, बारिश करना, बादल कराना, ये सब करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मेरा एक बचपन से सपना था कि मेरा बादलों में घर हो। क्या आप मेरा ये सपना पूरा कर सकते हैं? बादलों में इंसानों का घर होना संभव नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। 2 दिनों के लिए तुम्हारी ससुराल बादलों में होगी। इतना कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। अरे हाँ सासू माँ, मुझे अब याद आया। मैं तो इन बादलों की दुनिया में इतना खो गई थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन 2 दिन बाद जब मोहिनी, विक्रम और उसकी सास सोकर उठे, तब वो बादलों में नहीं बल्कि बहुत बड़े राजमहल में थे। उनके घर को इंद्रदेव ने धन दौलत से भर दिया था और घर के बाहर बिल्कुल बादलों जैसा ही माहौल था। तभी वहाँ पर इंद्रदेव आ गए। मोहिनी की मासूमियत की वजह से मुझे ये करना पड़ा। ये राजमहल तुम्हारा है, ये सारी धन दौलत तुम्हारी है। आप लोग हमेशा बादलों के ससुराल में तो नहीं रह सकते, लेकिन आपके इस राजमहल के बाहर का जो वातावरण है वो बिल्कुल बादलों जैसा ही रहेगा हमेशा। ये सब जानकर मोहिनी बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर बाद गांव वाले उनके राजमहल में आए और माफी मांगने लगे। अरे, आप लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए हमें बचाया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम इतने मतलबी हो गए कि आपके घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर वाले ने आपको आपके कर्मों का फल आपको दे दिया। आप लोग हमेशा खुश रहे। अब मोहिनी की बादलों में तो ससुराल नहीं, लेकिन बादलों से कम भी नहीं थी। अब मोहिनी अपने पति विक्रम और अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी उस राजमहल में राज करने लगी। अरे वाह वाह वाह, क्या चांद सा मुखड़ा है बहू रानी का। सच में कमला, बड़ी किस्मत वाली है तू। हाँ हाँ, तो मेरी जैसी सास भी मुफ्त में मिल जाती है क्या? वैसे बुरा मत मानना कमला, लेकिन बहू को तो तू लगभग मुफ्त में ही मिल गई। और देखा हमने बाहर दहेज का सामान। अरे इससे ज्यादा सामान तो मेरी बहू के घर से तब आ गया था जब हम सिर्फ रिश्ता पक्का करके आए थे। चुप कर कमला, तू इसकी बात ना सुन। घर स्वर्ग तब बनता है जब सबके बीच प्यार हो, समझी? इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अब कमला ने किसकी बात को दिल से लगाया और किसकी बात को अनसुना कर दिया, ये तो फिलहाल वही जानती थी। लेकिन इस सब से घर की नई नवेली बहू चांदनी जरूर सहम गई थी। असल में चांदनी एक गरीब परिवार से थी, जिसे कमला का बेटा आकाश अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। कमला और उसकी बेटी इंदु शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे और अब चांदनी कुछ भी करके इन दोनों के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? बैठो इंदु, मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं और मीठे में खीर। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये सब नहीं खाती। माँ, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ है मेरा नाश्ता? बस ले आई बेटा, ये ले। ये रहा तेरा सैंडविच और ये तेरी कॉफी। थैंक्स माँ। सच में आप ना होना इस घर में तो ये घर चल ही नहीं पाएगा। अब सॉरी इंदु, मुझे पता नहीं था। मैं कल से कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उफ, एक ही दिन में क्या हाल कर दिया मेरी रसोई का। कोई सामान जगह पर है ही नहीं। अब माँ जी, वो सुबह जल्दबाजी उन्हीं लोगों को होती है जो समय से बिस्तर से नहीं उठते, वरना घर में काम ही क्या है। इतना कहकर कमला वहां से चली गई और चांदनी सिर झुकाए रसोई की तरफ गई। रसोई का हाल वाकई बुरा था। असल में आकाश का घर काफी बड़ा और मॉडर्न तरीके से बना हुआ था और चांदनी को सब कुछ समझाने वाला वहां कोई था नहीं। इसीलिए उससे हर काम में गलतियां हो रही थी, जिन्हें सुधारने का मौका भी उसे नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन, अरे ये कमरा तो काफी गंदा है, लगता है कई दिनों से खुला नहीं। अब चलो आज यहाँ की सफाई कर देती हूँ, हो सकता है माँ जी खुश हो जाए मेरे ऐसा करने से। वो कमरा आकाश की दादी का था, जो उनके गुजरने के बाद से ही बंद पड़ा हुआ था। वहाँ आकाश की दादी का काफी पुराना सामान पड़ा हुआ था, जिसे चांदनी एक एक करके साफ करने लगी। और तभी उसके हाथ एक पुराना सा डिब्बा आया, जिसे खोलते ही चांदनी की आंखें चमकने लगी। अरे कितनी सुंदर चूड़ियां हैं ये, लगता है दादी की हैं। इन्हें रख लूं क्या? अब नहीं, माँ जी से पूछ लेना चाहिए पहले। अब एक बार पहनकर तो देख ही सकती हूँ।
ये सोचकर चांदनी ने वो चूड़ियां अपने दोनों हाथों में पहन ली और फिर कितनी सुंदर लग रही हैं। अब चलो अब जल्दी से यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, वरना फिर खाना बनाने में देर हो जाएगी। बस अगर ये बिस्तर कोई खिसका देता तो अच्छे से सफाई हो जाती। बहुत भारी लगता है, मुझसे तो हिलेगा भी नहीं है। ये सोचते हुए चांदनी का हाथ उस भारी बिस्तर के किनारे पर चला गया। वो बिस्तर अपनी जगह से हिल गया और फिर जब चांदनी ने उसे उठाने की कोशिश की तो ऐसा करने में भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। ये कैसे हो गया? देखने में तो बड़ा भारी लग रहा था, पर ये तो बहुत हल्का है। चलो अच्छा है। उन चूड़ियों को पहनने के बाद से ही चांदनी के हाथों में ना सिर्फ कमाल की ताकत आ गई थी, बल्कि गजब की फुर्ती भी आ गई थी। जिस काम में पहले उसे कई घंटे लग जाते थे, अब वो काम चंद मिनटों में ही हो रहा था, और वो भी बिना किसी गलती के। फिर उसी शाम। अरे आकाश, आज तू जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, बस इसीलिए जल्दी आ गया। अभी चांदनी को मार्केट लेकर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शाम को मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा, घर भी ठीक करना होगा, फिर रात का खाना। सही है, काम के वक्त मीम साहब को मार्केट जाना है। माँ जी, मैंने सब कर दिया है, रात का खाना भी बनाकर रख दिया है और पूरे घर की सफाई भी अच्छे से कर दी है। आप परेशान मत होइए, हम जल्दी लौट आएंगे, मुझे बस थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। ये कहकर चांदनी आकाश के साथ घर से बाहर चली गई और कमला फौरन भागी भागी रसोई में पहुंची। कमला को लगा था कि चांदनी झूठ बोलकर बाजार गई है, लेकिन रसोई का नजारा देखकर है ये तो सच में सब कुछ करके गई है, वो भी इतने अच्छे से। रात का खाना भी बना गई, पर ऐसे कैसे? अब बाहर जाकर देखती हूँ, घर तो जरूर साफ नहीं किया होगा इसने। कमला ने घर के हर हिस्से में जाकर देखा, लेकिन कहीं भी साफ सफाई में उसे एक कमी नजर नहीं आई। कुल मिलाकर अब कमला के पास चांदनी को बातें सुनाने के लिए कोई वजह नहीं थी। और तभी इंदु कॉलेज से घर आ गई और फिर कमला ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। तुम चिंता मत करो माँ, ये सारे काम करके गई है ना। क्या होगा अगर हम इसके सारे काम बिगाड़ दें तो? क्या मतलब? कमला के सवाल का इंदु ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर शाम को मेहमानों के आने के बाद, भाई वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया भाभी जी आपने, मान गए आपको। हाँ, और घर तो देखो कितना अच्छे से सजाया भाभी जी ने, मान गए तुम्हारी पसंद को यार। भाभी जी के हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ। मेहमानों की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में पहनी चूड़ियों की तरफ देखने लगी, और ठीक उसी वक्त कमला और इंदु की नजर भी उस पर ही थी। और फिर चांदनी को बहाने से उसके कमरे में बुलाया। ये चूड़ियां कहाँ से चुराई तूने? चुराई नहीं माँ जी, मुझे दादी जी के कमरे की सफाई करते हुए मिली थी तो तुमने इन्हें पहन लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ भी लगाने की? माँ, आप समझी कैसे घर के सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं? ये दादी की इन्हीं चूड़ियों का जादू है। अब समझी कि बुढ़िया ने इन चूड़ियों को कभी मुझे क्यों नहीं पहनने दिया। कहती थी कि मैं इन चूड़ियों के लायक नहीं हूँ, और ये लायक है, फटीचर खानदान की जाहिल लड़की। ला, इधर ला ये चूड़ियां। ये कहकर कमला चांदनी के हाथों से उन चूड़ियों को जबरदस्ती उतारने लगी, लेकिन तभी उसे उन चूड़ियों से एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। फिर इंदु आगे बढ़ी और उसका भी हाल वही हुआ। दोनों लाख कोशिश करके भी चांदनी के हाथों से उन जादुई चूड़ियों को उतार नहीं सकी। और फिर हार मानकर कमला ने इंदु से कहा, रहने दे इंदु, लगता है तेरी दादी की तरह ये भी कोई जादूगरनी ही है, इसीलिए तो ये चूड़ियां इसके हाथों में आ गई, और हम दोनों इतने सालों तक इन्हें छू भी नहीं सके। चल बेटा, इससे पहले कि शरीर की और हड्डियां टूटे, चलते हैं यहाँ से। कमला और इंदु हार मान चुके थे और चांदनी समझ गई थी कि वो चूड़ियां असल में उसके लिए उसकी दादी सास का आशीर्वाद थी, जिन्हें कोई उससे नहीं छीन सकता था।